So hello people, this is your channel CATV and इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइज AS26 इंटेंजिबल एसेट। तो अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करी जाए तो इसमें पहले तो हम सबसे पहले नोट्स की बात कर लेते हैं कि नोट्स अराउंड 5 पेज के 5वां पेज तो वैसे भी डिफरेंस का है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आंसर्स में आएगा तब उसको हम केटा कर लेंगे। डिस्क्लोजर ऐसे करते हुए 3 पेज का है नोट्स, ठीक है। 3-4 पेज के नोट्स है। देख लेते हैं कि स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल में जो है कितने क्वेश्चन है इसके। तो सी स्टडी मटेरियल में 4 क्वेश्चन है और पीएम में इसके 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन है जो हमको करने हैं। स्टार्ट करते हैं AS26 इंटेंजिबल एसेट। तो एप्लीकेबिलिटी, तो फिनेंशियल एसेट लाइक कैश, ओनरशिप इंटरेस्ट इन अदर एंटरप्राइज, ठीक है। और कैश है, ओनरशिप इंटरेस्ट है किसी अनदर एंटरप्राइज में। इंटेंजिबल एसेट है जो AS14, AS21, 22 में कवर होते हैं। इंटेंजिबल एसेट इंश्योरेंस कंपनी वाले एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हैं टू ऑब्टेन एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन या एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो हम राइट ले रहे हैं, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट है फिनेंशियल एसेट। गुडविल, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग, जो इस पर एप्लीकेबल है। जनरली हमको नॉन एप्लीकेबिलिटी के ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, ट्रेनिंग, जो कि ट्रेनिंग का भी जो है आगे हमको फर्दर बेनिफिट मिलने वाला है, तो ये भी एक इंटेंजिबल एसेट ही हुआ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी है, पेटेंट और कॉपीराइट और ट्रेडमार्क है, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है, सॉरी। तो सारा इंटेंजिबल एसेट का वैल्यूएशन इधर है, ठीक है। वैल्यूएशन नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो असेट क्या होता है। सबसे पहले तो आप इंटेंजिबल एसेट है तो सबसे पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि एसेट ही समझ लेते हैं। एसेट क्या है? तो एसेट तो वही है जिससे हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हैं। समझते हैं कि कंट्रोल बाय इंटरप्राइज एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तो कुछ इवेंट थे जिसके थ्रू इंटरप्राइज ने अपना कंट्रोल, जिस तरीके से जो है इवेंट की बेसिस पे जो है इंटरप्राइज ने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करा है। तो कंट्रोल बाय इंटरप्राइज एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। तो कंट्रोल बाय इंटरप्राइज और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ये तो भाई बहुत ही कॉमन है। और रोड साइडिंग्स आर नॉट कंट्रोल बट रेल साइडिंग्स आर कंट्रोल्ड। रोड साइडिंग्स आर नॉट कंट्रोल्ड, रेल साइडिंग्स आर कंट्रोल्ड। अब ये देखना रहेगा कि रोड साइडिंग्स और रेल साइडिंग्स, तो ठीक है, रेल साइडिंग्स आर कंट्रोल्ड और रोड साइडिंग्स आर नॉट कंट्रोल्ड। अब सबसे पहले तो इस पर अगर हमको क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन जब आएगा तो हम उसको पर्टिकुलर देख लेंगे। यही बात आती है इंटेंजिबल एसेट की। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? एक आइडेंटिफाइबल एसेट होती है। आइडेंटिफाइबल एसेट होती है पर इसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। सी आइडेंटिफाइबल है, फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, नॉन मॉनिटरी एसेट है। आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट है, मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। नॉन मॉनिटरी एसेट है, फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, और हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई और गुड्स और सर्विसेज और फॉर रेंटल टू अदर और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो इंटेंजिबल एसेट आइडेंटिफाइबल है, नॉन मॉनिटरी एसेट है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो मॉनिटरी एसेट है कि नहीं है? नहीं है। फिजिकल सब्सटेंस है? नहीं है। आइडेंटिफाइबल है? है। और हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो गुड्स को या सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप प्रोड्यूस करो सप्लाई करो, हेल्ड फॉर यूज, ठीक है। आप प्रोड्यूस कर रहे हो गुड्स को, सप्लाई करो सर्विसेज को, और फॉर रेंटल टू अदर, हेल्ड फॉर यूज, ठीक है ना। और फॉर रेंट, तो हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसको यूज़ कर सकते हो। फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ठीक है, ठीक है। तो हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन, ठीक है, और रेंटल पे भी दे सकते हो और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। अब जो है एग्जाम्पल की बात करें तो आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या होता है? केपेबल ऑफ सेल। आइडेंटिफाइबल मीन्स केपेबल ऑफ सेल और रेंटल टू अदर। में इसको जो है केपेबल ऑफ सेल और रेंटल टू अदर, में इसको सेल कर सकता हूँ, रेंटल पे दे सकता हूँ। जैसे कि इधर जो है यहाँ पे चाय सुट्टा बार करके एक एरिया है, तो वो बहुत फेमस है। तो इसमें भी क्या किया था इन्होंने, इनकी जो एसेट है, इनकी जो जो नेम का ब्रांड है, वो ब्रांड बहुत जो है नामी गिरामी है ये। और आइडेंटिफाइबल मीन्स ये सेल कर सकते हो, हम दूसरों को रेंटल पे भी दे सकते हैं। तो बाकायदा वो अपना पेटेंट दे देते हैं और 1-2 साल के लिए अपनी फ्रेंचाइजी दे देते हैं। तो इस तरीके से चलती है बातें, ठीक है। आइडेंटिफाइबल का मतलब ये है कि इसको सेल कर सकते हैं, रेंटल पे दे सकते हैं, ठीक है। तो हेल्ड फॉर यूज हो सकता है, रेंटल टू अदर्स भी हो सकता है, ठीक है। एंड इंटेंजिबल एसेट इज आइडेंटिफाइबल इफ इट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर फ्लो टू द एंटरप्राइज फ्रॉम दैट इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट आइडेंटिफाइबल इफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर फ्लो टू द एंटरप्राइज फ्रॉम दैट इंटेंजिबल एसेट। आइडेंटिफाइबल तभी है सबसे पहले या तो हम उसको सेल कर सकते हैं, रेंटल कर सकते हैं, प्लस हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हैं। तो लिख लेते हैं हम
अब बात आती है हमारी आइडेंटिफाइबल का मतलब हमने समझ लिया, सेल या रेंटल पे दे सकते हो, उससे हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हैं। Employees loyalty, staff training cannot be identifiable, though they are beneficial for entity, but cannot be sold and rental to other. तो एम्प्लॉय लॉयल्टी, जैसे कि अभी हमने बात करी कि ये एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। तो इधर जो बात करी थी कि एम्प्लॉय लॉयल्टी, स्टाफ ट्रेनिंग, तो एम्प्लॉय लॉयल्टी है तो एक हमारे एसेट है कि लॉयल एम्प्लॉयज़ है, और स्टाफ ट्रेनिंग हम प्रॉपर देते हैं। ये आइडेंटिफाइबल तो नहीं है, ये आइडेंटिफाइबल नहीं है, दो दे आर बेनिफिशियल, बट इसको सोल्ड नहीं कर सकते, रेंटल पे नहीं दे सकते हम किसी को, तो ये आइडेंटिफाइबल नहीं है। नॉन मॉनिटरी एसेट का मतलब क्या होता है, मीन्स वैल्यू टू बी रिसीव्ड अगेंस्ट दी असेट इज़ नॉट फिक्स। तो हमको जो वैल्यू रिसीव होने वाली है अगेंस्ट दी असेट इज़ नॉट फिक्स, तो इसको लिख लेते हैं। फिर आती बात की, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, फिल्म, लाइसेंस, ट्रेडमार्क जो भी है आर इंटेंजिबल एसेट सिंस इट हैज़ नॉट फिजिकल सब्सटेंस। फिजिकल सब्सटेंस तो नहीं है, ठीक है, तो आइडेंटिफाइबल है, इसको सेल कर सकते हैं, रेंटल कर सकते हैं, और पर इसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। हाउएवर द सॉफ्टवेयर कंटेंट इन CD DVD बीइंग फिजिकल सब्सटेंस, बट द कॉस्ट ऑफ फिजिकल सब्सटेंस इज इनसिग्निफिकेंट एज कम्पेयर टू इंटेंजिबल नॉन फिजिकल सब्सटेंस। तो सॉफ्टवेयर अगर CD में हो तो भी माना जाएगा इट्स अ विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ठीक है। तो जो विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है, तो एक तरीके से ये वो बात कर रहे हैं कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, फिल्म, लाइसेंसेस, ट्रेडमार्क, ये इंटेंजिबल एसेट है जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। तो विदाउट फिजिकल सब्सटेंस बोलूँ या इनसिग्निफिकेंट फिजिकल सब्सटेंस बोलूँ, सी, तो इधर जब बात आती है कि कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, नो फिजिकल सब्सटेंस, तो अगर नो फिजिकल सब्सटेंस हो या बहुत ही कम फिजिकल सब्सटेंस हो तो भी ठीक है। अब रिंगटोन ऑफ टेलीकॉम कंपनीज आर इंटेंजिबल एसेट सिंस इज सेटिस्फाइड ऑल कंडीशंस, तो रिंगटोन भी इधर कवर है, जैसे कि आइडेंटिफाइबल है, नॉन मॉनिटरी एसेट है क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है, ओके, ठीक है, रेंटल टू अदर्स और हेल्ड फॉर यूज इन द सर्विसेज, ठीक है, रिंगटोन ऑफ टेलीकॉम कंपनी satisfy all condition. If the cost or value of physical substance is more than the asset should be treated as a stand fixed asset, वो तो है ही। अब नोट फॉर क्लैरिफिकेशन, फॉलोइंग आर नॉट इंटेंजिबल एसेट। अगर हम फॉर क्लैरिफिकेशन दे, फॉलोइंग जो है इंटेंजिबल एसेट नहीं है एज पर AS 26, हैंस दे शुड बी राइट ऑफ इन PNL इमीडिएटली। कौन कौन से इंटेंजिबल एसेट नहीं है, सबसे पहले स्टाफ ट्रेनिंग की बात करें, इधर जो ट्रेनिंग है शायद तक वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की बात होगी, जब बात चल रही है इधर तो फिर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की बात चल रही होगी, क्योंकि ये जो है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग इसलिए बोला, इसलिए तो ठीक है। चलो, फॉलोइंग आर द नॉट इंटेंजिबल एसेट, वो PNL में इमीडिएटली राइट ऑफ करो। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर नॉन आइडेंटिफाइबल, प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाइबल नहीं है, प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसको राइट ऑफ करो। स्टाफ ट्रेनिंग और हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो स्टाफ ट्रेनिंग और हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो स्टाफ ट्रेनिंग और हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो है ये हमें करनी पड़ेगी माइनस, ठीक है। तो स्टाफ ट्रेनिंग और हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है, और प्री ऑपरेटिंग के पहले का खर्चा है। फिर आती है बात स्टाफ ट्रेनिंग, तो स्टाफ ट्रेनिंग है तो स्टाफ ट्रेनिंग और साथ में हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर वो भी नहीं आएगा। तो एक्सपेंडिचर और एडवर्टीजमेंट अगर हैवी हो तो वो नहीं आएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग है तो नहीं आएगा। इसी बात इन्होंने इधर कर ही दी है, ठीक है। तो चलो इस पर कुछ नोट्स, एक बार नोट्स देख लेते। May 10 RTP AS 22, okay. However, when there is a conflict in treatment of particular item as per law, statute and accounting standard, then the law statute will prevail, and accordingly the above question has been solved by setting of preliminary expenditure from security premium, okay. तो एक पर्टिकुलर AS 26 है ये, तो इसमें ऐसा था कि जब कॉन्फ्लिक्ट हो इन द ट्रीटमेंट ऑफ लॉ, स्टैच्यू एंड AS, तो लॉ स्टैच्यू प्रिवेल होता है ना, अकॉर्डिंगली इन द अबव क्वेश्चन प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर सेट ऑफ हो गया फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके। अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हैज बीन टेकन अप फॉर द मार्केटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हैड बीन टेकन अप फॉर द मार्केटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करा फॉर मार्केटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट which may provide future economic benefit to an enterprise by having a turnover. Hence, no intangible asset or other asset is acquired or created that can be recognized. बोला है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करा है
ठीक है, फॉर द मार्केटिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट विच मे प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू एन एंटरप्राइज बाय हैविंग टर्नओवर। तो कोई इंटेंजिबल एसेट और अदर एसेट इज एक्वायर्ड और क्रिएटेड दैट कैन बी रिकॉग्नाइज। तो कोई इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड नहीं करी, ओके, तो बोलना क्या चाह रहे हैं, मतलब कि एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर करा और टर्नओवर बढ़ गया, तो इंटेंजिबल एसेट एक्वायर नहीं करा। तो फिर इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट तो हमने बोला जो आइडेंटिफाइबल है उसको सेल कर सकते, ओके। और ये नॉन मॉनेटरी एसेट है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, बट वो आइडेंटिफाइबल तो है, ठीक है, और हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन, ठीक है। तो कोई इंटेंजिबल एसेट, ओके, तो एक तरीके से बोलने वाले हैं कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर मैंने प्रोडक्ट को सिर्फ प्रचार करने के लिए कर दिया, ठीक है। तो ऐसे केस में इंटेंजिबल एसेट कोई सी एक्वायर नहीं करी, मींस नो हियर नो इंटेंजिबल एसेट और अदर एसेट इज एक्वायर्ड दैट कैन बी रिकॉग्नाइज। जब इंटेंजिबल एसेट की बात करते हैं तो वो चीज़, वो जो आइडेंटिफाइबल है, जो मैं इसको सेल कर सकता हूँ, रेंट पे दे सकता हूँ, ठीक है, उससे मैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कमा सकता हूँ। कोई नॉन मॉनेटरी वैल्यू, कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, वैल्यू उसकी फिक्स नहीं है, उसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, और प्रोडक्शन और उसको रेंटल में भी यूज़ हो सकता है और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ठीक है। तो वो सब फिर इंटेंजिबल एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा अगर मैं हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन अगर करूँ तो। रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, वो क्वेश्चन जब करेंगे तब हमको ज़्यादा क्लियर होगा। कितने मिनट हो गए? 11 मिनट ही तो हुआ है अभी। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करके और क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। अब रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, तो इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन एन इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सबसे पहले, अदरवाइज एक्सपेंस बुक कर लो। तो अगर जो है कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो रिकॉग्नाइज करो, अदरवाइज एक्सपेंस बुक करो। तो क्या कंडीशन है? इट इज़ प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द इंटेंजिबल एसेट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उससे आने वाले हैं, और कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल कैन बी मेजर्ड, वो इंटेंजिबल, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल मैं उसको मेजर कर सकता हूँ फ्यूचर, मतलब कि जब मैं खर्चा कर रहा हूँ तो उसको मेजर कर सकता हूँ, ठीक है, और जब मेरे को उससे बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, तो वो बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है, विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, और खर्चा भी कर रहा हूँ तो खर्चा भी जो है मैं मेजर कर सकता हूँ। इनिशियल मेजरमेंट तो कॉस्ट पे ही होता है। कॉस्ट मतलब क्या? परचेस प्राइस, कोई ड्यूटीज है जो रिफंडेबल नहीं है, और कोई एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर एक्सचेंज ऑफ एसेट से मिला है तो कॉस्ट विल बी द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, जो मैं एसेट दे रहा हूँ उसकी फेयर वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या बात कर ली कि परचेस प्राइस, उसमें से नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज और अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो क्या हुआ कि सेपरेट एक्विजिशन में परचेस प्राइस है, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज़ है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो खर्चे हैं वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे भी ऐड कर लो। एक्सचेंज ऑफ एसेट है तो फेयर वैल्यू की जो एसेट मेरी जा रही है, जो एसेट जा रही है, फिर आती बात कि बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी, तो कॉस्ट बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी, अब मैं जो इशू कर रहा हूँ शेयर एंड सिक्योरिटी, ठीक है, अब मैं इशू कर रहा हूँ शेयर एंड सिक्योरिटी, तो कॉस्ट विल बी द फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड और फेयर वैल्यू और शेयर एंड सिक्योरिटी इशूड, विच एवर इज मोर एविडेंट। जब एसेट से एक्सचेंज हो रहा है तो जो मेरी एसेट जा रही है, पर बाय इशू ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी तो फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट जो एक्वायर कर रहा हूँ, इधर तो एसेट गिवन था, पर जो मैं इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करके उसको शेयर दे रहा हूँ कैश की जगह, तो जो मैं इंटेंजिबल एसेट एक्वायर कर रहा हूँ उसकी फेयर वैल्यू, या जो मैं शेयर सिक्योरिटी इशू कर रहा हूँ, जो भी एविडेंट हो, ठीक है। एक्विजिशन ऑन अ पार्ट ऑफ अमेलगमेशन, इफ इंटेंजिबल एसेट आर ऑब्टेन इन द स्कीम ऑफ अमेलगमेशन दे वुड बी रिकॉर्ड एट द फेयर वैल्यू, तो फेयर यू तो कॉस्ट ही था अभी तक तो, ठीक है। तो अब इधर जो है परचेस प्राइस, फेयर वैल्यू, कॉस्ट मतलब क्या? अभी इंटेंजिबल एसेट को अपन ने जैसे लिखा ना कि कॉस्ट पे होता है, ठीक है, तो कॉस्ट रिकॉग्नाइज होता है कॉस्ट पे, तो कॉस्ट का मतलब क्या क्या होता है? कॉस्ट मतलब फेयर वैल्यू भी हो सकता है। कॉस्ट मतलब क्या है? खर्चा। ये तो अपना ट्रेडिशनल तरीका हो गया, ये तो अपना ट्रेडिशनल ही है। ये में है, इसमें है फेयर वैल्यू, जो भी एसेट जा रही है, फेयर वैल्यू जो एसेट में एक्वायर कर रहा हूँ, जो एसेट मेरी जा रही है, ठीक है, जो हमारी शेयर से जो शेयर की जो वैल्यू है, फेयर वैल्यू। अब एक्विजिशन एज अ पार्ट ऑफ एमलगमेशन, अगर एक्वायर कर रहा हूँ एज अ पार्ट ऑफ एमलगमेशन, तो अगर इंटेंजिबल एसेट ऑब्टेन कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने इंटेंजिबल एसेट ऑब्टेन करा, ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट अगर मैंने ऑब्टेन करा इन द स्कीम ऑफ एमलगमेशन, अगर स्कीम ऑफ एमलगमेशन में इंटेंजिबल एसेट मैंने ऑब्टेन करा, दे वुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ एमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेस, ठीक है, तो अगर एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस है, डिफरेंस बिटवीन पीसी एंड एक्वायर्ड एसेट इज रिगार्डेड एज गुडविल अंडर AS 14। तो समझो
ये गुडविल पे भी, गुडविल AS14 है तो ये AS26 इस पर नहीं लगता, ये होगा एडवर्टीजमेंट और एक्सपेंडिचर और ट्रेनिंग, ये 3 तो नहीं है, ठीक है, ये 3 तो नहीं है क्योंकि गुडविल पे भी इधर आ गया कि नहीं लगता, ठीक है। तो क्या बोला है कि परचेज गुडविल पे नहीं लगता, या तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने कि वो परचेज गुडविल पे नहीं लगता। तो इंटेंजिबल एसेट अगर आर ऑब्टेन एज अ स्कीम ऑफ एमलगमेशन तो उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, उसको भी हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे एज पर AS26। ऊपर अगर इन द स्कीम ऑफ इन द नेचर ऑफ परचेस है तो PC एंड एक्वायर्ड एसेट की जो हमने एक्वायर्ड एसेट करा है, जो हम पे कर रहे हैं, तो वो तो गुडविल है एज पर AS14, ठीक है। चलो, एक्विजिशन बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, तो क्या बोला है, एक्विजिशन बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज एज पर AS12। तो जो गवर्नमेंट ग्रांट है, एक्विजिशन बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, तो उसको तो रिकॉग्नाइज करना चाहिए बाय एज पर AS12। एज पर AS12 सच असेट आर रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू, तो अगर आपने एक्विजिशन करा है गवर्नमेंट ग्रांट से तो वो नॉमिनल वैल्यू पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इंपोर्ट कोटा गिवन टू एक्सपोर्टर आर फ्री टू बी रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू, तो उनको तो नॉमिनल वैल्यू पे ही करेंगे, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड की हम जो कॉस्ट है वो मेजर नहीं कर सकते रिलायबली, तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, ठीक है। और इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट लाइक ब्रांड, कस्टमर लिस्ट, trained employee should not be recognized as intangible asset. Publishing title जैसे इंडिया टुडे, चंपक cannot be recognized as intangible asset. तो जो बात कर रहे हैं ब्रांड, कस्टमर लिस्ट, गुड्स, ट्रेंड एम्प्लॉय, ये नहीं कर सकते हम रिकॉग्नाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट। पब्लिशिंग टाइटल भी नहीं कर सकते। इंटरनली जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज एज एन एसेट सिंस इट इज नॉट एन आइडेंटिफाइबल रिसोर्स। तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल शुड नॉट रिकॉग्नाइज एज एन एसेट। इंटरनली जो हम गुडविल जनरेट कर रहे हैं उसको एसेट जैसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते सिंस इट इज़ नॉट एन आइडेंटिफाइबल रिसोर्स। तो इट इज़ नॉट एन आइडेंटिफाइबल रिसोर्स, क्योंकि हमको जो है कम से कम वो आइडेंटिफाइबल तो होना चाहिए, ठीक है। सेल या रेंट पे दे सकते हो, उससे हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा हो। तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज एन एसेट सिंस इट इज़ नॉट एन आइडेंटिफाइबल रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटरप्राइज दैट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एट ए कॉस्ट। तो कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते सिंस इट इज़ नॉट एन आइडेंटिफाइबल रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटरप्राइज। ये कोई आइडेंटिफाइबल रिसोर्स नहीं जो एंटरप्राइज कंट्रोल कर रहा है, दैट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एट कॉस्ट, ठीक है। ये कोई भी इट इज़ नॉट एन आइडेंटिफाइबल रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटरप्राइज। बेटर है कि इसको इतना भी लिखो तो चलेगा कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये आइडेंटिफाइबल रिसोर्स नहीं है, ठीक है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला आ गया है और अमोर्टाइजेशन है, और ठीक है 2-3 चीज़ें और है। सी क्वेश्चन हम कर लेंगे, हो जाएंगे क्वेश्चन, चिल कर लो और हो जाएगा। इसका पर्टिकुलर 17 मिनट ही हुए हैं और देखा जाए तो इसमें नोट्स तो है, थोड़े से लंबे चौड़े ही नोट्स होते हैं, भले 7 क्वेश्चन है पर इसके नोट्स तो थोड़े से ज़्यादा जाएंगे क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट अलग है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ठीक है, अब हमने क्या करा कि इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट की बात कर ली। तो हमने अगर फटाफट देखें तो सेपरेट एक्विजिशन में तो हमने परचेस प्राइस और नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज़ को ऐड करा, एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस को ऐड करा। एक्सचेंज ऑफ एसेट में हमने फेयर वैल्यू जो हमारी जा रही है शेयर्स में, हमको फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट जो हमको एक्वायर कर रहे हैं और जो भी शेयर्स एंड सिक्योरिटी जो हम इशू कर रहे हैं जो भी ज़्यादा रेलेवेंट एविडेंट हो, ठीक है। और उसके बाद जो आती है बात एक्विजिशन एज अ पार्ट ऑफ एमलगमेशन। एक्विजिशन एज अ पार्ट ऑफ एमलगमेशन में अगर हम देखें तो एमलगमेशन में इंटेंजिबल एसेट अगर इस स्कीम ऑफ एमलगमेशन में है तो उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देंगे, पर अगर परचेज का नेचर है तो ऐसे केस में गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, गुडविल अंडर एस, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन पीसी एंड एक्वायर्ड एसेट इज रिकॉग्नाइज एज गुडविल अंडर AS14। एक्विजिशन और गवर्नमेंट ग्रांट से तो नॉमिनल वैल्यू है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं आइडेंटिफाइबल नहीं होती है और इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट भी आइडेंटिफाइबल नहीं होते हैं, इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उसको मेजर भी नहीं कर सकते कॉस्ट पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये इंपॉर्टेंट है। रिसर्च फेज को हम PNL में ले जाएंगे, डेवलपमेंट फेज को कैपिटलाइज कर देंगे और आफ्टर डेवलपमेंट फेज को भी PNL में ले जाएंगे। देखो हम कुछ ही रिसर्च कर रहे हैं फिर हम उसका डेवलपमेंट करते हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वैसे साथ में ही होता है, पर ठीक है कभी कभी जब अलग अलग होना तो रिसर्च वालों को PNL में ले जाना, अदरवाइज आपको कैपिटलाइज ही करना। देखो रिसर्च फेज क्या बोला है, गेनिंग ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज। मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटी शुड नॉट बी कैपिटलाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट।
इट शुड बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। तो रिसर्च फीस वाले जो भी खर्चे हैं वो P&L में जाएंगे, डेवलपमेंट वाले कैपिटलाइज होंगे। सिंपल सी बात है, डेवलपमेंट वाले हमने उसको कैपिटलाइज कर दिया, क्वेश्चन में साथ में देके रखा है तो कैपिटलाइज करना, और आफ्टर डेवलपमेंट फेज वापस P&L में चले जाएगा। तो डेवलपमेंट फेज ये पैरा 41 और 44 इसके आने वाले हैं वैसे तो। इट इज़ द एक्टिविटी जो कन्वर्ट करता है रिजल्ट ऑफ अ रिसर्च टू अ मार्केटेबल प्रोडक्ट। तो ये एक एक्टिविटी है जहाँ से रिसर्च का रिजल्ट, ठीक है, इट्स एन एक्टिविटी, ठीक है, विच कन्वर्ट द रिजल्ट ऑफ अ रिसर्च टू अ मार्केटेबल प्रोडक्ट। एक एक्टिविटी है जो कन्वर्ट करता है एक रिसर्च का रिजल्ट किसी मार्केटेबल प्रोडक्ट में, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या होता है? तो डेवलपमेंट ये भी एक एक्टिविटी है कि भैया रिजल्ट ऑफ रिसर्च, क्या आपने जो भी रिसर्च करा है तो कुछ तो आप क्रिएट करो, मार्केटेबल बनाओ प्रोडक्ट, ठीक है। तो अप्लाइड साइंस डेवलपमेंट है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी शुड बी कैपिटलाइज ओनली इफ इट मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अगर ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट करता तो ठीक है। और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है कि भैया हमने जो पढ़ा था कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने चाहिए, जो हमने बात करी थी 1 सेकेंड, कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने चाहिए, और कॉस्ट भी जो है जो में इंटेंजिबल्स है उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर होनी चाहिए, और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी आने चाहिए, ठीक है। तो इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई इट इज कंसिडर एट डेवलपमेंट फेज। तो टेक्निकल फीजिबिलिटी हैज बीन स्टैब्लिश, टेक्निकल फीजिबिलिटी जो है वो स्टैब्लिश हो चुकी है। तो इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये तो डेवलपमेंट फेज माना जाएगा कि टेक्निकल फीजिबिलिटी स्टैब्लिश है, माइक टेस्टिंग सब हो चुका है और टेक्निकल फीजिबिलिटी स्टैब्लिश हो चुकी है, ठीक है। या असेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हैज बीन स्टैब्लिश्ड, इंटेंशन ऑफ एंटिटी टू डेवलप एसेट शुड एग्जिस्ट। जो एंटिटी का इंटेंशन है कि एसेट डेवलप करना है, शुड एग्जिस्ट, इंटेंशन ऑफ एंटिटी टू डेवलप, ये तो इंटेंशन की बात कर रहा है, ठीक है। और टेक्निकल फीजिबिलिटी तो स्टैब्लिश हो चुकी है, टेक्निकल फीजिबिलिटी है, इंटेंशन ऑफ एंटिटी टू डेवलप एसेट शुड एग्जिस्ट। तो इंटेंशन ऑफ एंटिटी का इंटेंशन है कि भैया एसेट डेवलप करना है, और मार्केटेबिलिटी ऑफ एसेट, बाकायदा यार एसेट डेवलप करना है, मार्केटेबिलिटी भी होनी चाहिए, शुड बी प्रूव्ड, और मार्केटेबिलिटी भी प्रूव्ड है, तो ये डेवलपमेंट वाला फेज। एंड रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट शुड बी अवेलेबल। तो सबसे पहले टेक्निकल फीजिबिलिटी, तो मतलब टेक्निकल फीजिबिलिटी है और रिसोर्सेज डेवलपमेंट के भी अवेलेबल है, असेट मार्केटेबल भी है और इंटेंशन भी है असेट को डेवलप करना। तो मार्केटेबिलिटी असेट है, मतलब रहता है ना कि हम जब बोलते हैं कि अरे नहीं 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 हमको ये बनाने का है, टेक्निकल फीजिबिलिटी, देखो रिसोर्सेज भी हमारे पास है और टेक्निकल फीजिबिलिटी भी है हमारे पास, और ये असेट ना हमको डेवलप करने का है और ये मार्केटेबल भी है, देखो हमने रिपोर्ट बनाई है और हमने सर्वे वर्वे करा है। तो फिर अब जो होगा यह होगा डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पास चीज़ें हैं, तुम्हारे पास जो है रिसोर्सेस है, तुम्हारे पास फीजिबिलिटी है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, अब तुम्हारे पास इंटेंशन है एसेट डेवलप करने का, मार्केटेबल है, चालू हो जाओ, ठीक है। तो इसके बाद से डेवलपमेंट चालू, ठीक है। तो टेक्निकल फीजिबिलिटी हैज बीन स्टैब्लिश और असेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हैज बीन स्टैब्लिश। तो टेक्निकल फीजिबिलिटी या असेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, तो टेक्निकल फीजिबिलिटी स्टैब्लिश हो गया, असेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया स्टैब्लिश हो गया। इंटेंशन टू डेवलप असेट एग्जिस्ट है, तो इंटेंशन टू डेवलप असेट एग्जिस्ट है, तो रिलेटेड फर्दर रिवेन्यू बेनिफिट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट। असेट डेवलप करना है, उससे फर्दर रिवेन्यू भी आएगा, मार्केटेबिलिटी भी है। इन रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट शुड बी अवेलेबल एस्टैब्लिश, तो क्या लिखा है, रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट शुड बी अवेलेबल, ठीक है। और ये क्या लिखा है, एस्टैब्लिश अपॉन कंप्लीशन ऑफ डिटेल्ड प्रोग्राम डिजाइनिंग एंड वर्किंग मॉडल, ओके। अब क्या होता है कि जब डिज़ाइन एंड वर्किंग मॉडल खत्म हो जाता है ना, डिटेल्ड प्रोग्राम डिज़ाइन और वर्किंग मॉडल, तो उसको बोल सकते हैं कि हम टेक्निकल फीजिबिलिटी हमारी हो गई, क्योंकि हमने एक डिज़ाइन और वर्किंग मॉडल बना दिया, ठीक है। तो हमने डिज़ाइन और वर्किंग मॉडल बना दिया, तो हमने रिसर्च करके एक वर्किंग मॉडल बना दिया है, अब बस चालू होने वाला हमारा डेवलपमेंट फेज, ठीक है। तो एस्टैब्लिश अपॉन कंप्लीशन ऑफ डिटेल्ड प्रोग्राम डिज़ाइन एंड वर्किंग मॉडल, तो प्रोग्राम डिज़ाइन एंड वर्किंग मॉडल क्रिएट हो चुका है। वर्किंग मॉडल जब क्रिएट हो चुका है, मतलब कि एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि हमारा जो मॉडल है हमने सोचा है वो वर्क कर रहा है, और जो है मतलब कि ये दिख रहा है कि मार्केटेबिलिटी है और इंटेंशन हमारा है डेवलप करने का एसेट, हमारे पास टेक्निकल फीजिबिलिटी है, रिसोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये तो हमने जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर की हमने बात करी। अब आती बात सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की, तो नवंबर 18 में सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन आया था कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इंटेंजिबल एसेट शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इंटेंजिबल एसेट शुड बी कैपिटलाइज्ड इज द फॉलोइंग टू कंडीशन। वो तभी कैपिटलाइज होगा जब फॉलोइंग टू कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस इंक्रीज द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे इंक्रीज हो जाए। तो सच एक्सपेंसेस कैन बी मेजर रिलायबली, ये एक्सपेंसेस में रिलायबली वही क्राइटेरिया, एक्सपेंसेस को रिलायबली मेजर करो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने चाहिए, ठीक है।
तो ओरिजिनली असेस स्टैंडर्ड को अगर मैं एक्सेस कर लूँ तो वो चीज़ें मानी जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि ह्यूज डैमेज हो गया, ह्यूज डैमेज हो गया और मैंने उसको ठीक करा, तो जो है मेरा परफॉर्मेंस बढ़ा, तो एक तरीके से जो है ये इंटेंजिबल एसेट में ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ये कैपिटलाइज हो जाना चाहिए। अब अमोर्टाइजेशन, अब डेप्रिसिएशन तो होता नहीं इसमें, इसका डेप्रिसिएशन की जगह हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो देखा जाए तो मैक्सिमम ईयर तो 10 ईयर्स है, ओके। द अमोर्टाइजेशन पीरियड, डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल शुड बी अलोकेटेड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस पे उसको अलोकेट करना चाहिए ओवर द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ इज यूजफुल लाइफ, ठीक है। सिस्टमैटिक बेसिस पे होना चाहिए, डेप्रिशिएबल अमाउंट जो अलोकेट होना चाहिए सिस्टमैटिक बेसिस पे। देयर इज प्रिजम्पशन दैट द यूजफुल लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट विल नॉट एग्जिस्ट 10 ईयर। एक प्रिजम्पशन है कि इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द डेट when the asset is available for use unless there is a significant evidence। अगर तुम्हारे पास significant, unless there is a significant evidence, तुम्हारे पास significant evidence है 10 साल से ज़्यादा यूज़ करो, पर अदरवाइज ये एक रिबटेबल प्रिजम्पशन है, ठीक है। देयर इज अ प्रिजम्पशन, ठीक है, कि जो इंटेंजिबल एसेट है वो 10 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब अमोर्टाइजेशन मेथड, तो अमोर्टाइजेशन मेथड में क्या बोला है कि अमोर्टाइजेशन मेथड यूज शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच असेट इकोनॉमिक बेनिफिट आर कंज्यूम बाय द एंटरप्राइज। तो क्या बोला है कि amortization method should reflect the pattern in which asset economic benefit, okay। amortization method की बात करें तो हमने जो बात करी कि सिस्टमैटिक बेसिस पे डेप्रिसिएशन होना चाहिए ओवर द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ योर यूजफुल लाइफ, पर 10 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, जब तक अगर आपका सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं हो तो बेस्ट एस्टिमेट यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो बेस्ट एस्टिमेट यूजफुल लाइफ, फिर आती बात नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, ये है हमारा, ठीक है। आती बात हमारी अमोर्टाइजेशन मेथड की, तो अमोर्टाइजेशन मेथड शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच द असेट इकोनॉमिक बेनिफिट आर कंज्यूम बाय द एंटरप्राइज। क्या बोला है, एक पैटर्न को रिफ्लेक्ट करना चाहिए इन विच असेट इकोनॉमिक बेनिफिट आर कंज्यूम बाय द एंटरप्राइज। एक असेट है, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट को किस तरीके से कंज्यूम करा गया है, शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न। इफ द पैटर्न अगर मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूँ रिलायबली, तो फिर ऐसे मैं SLM यूज़ करूँ। तो पहली प्रायोरिटी है कि जिस तरीके से आपने इकोनॉमिक बेनिफिट को यूज़ करा है, तो पहली प्रायोरिटी वो है, अदरवाइज SLM, ठीक है। फिर आती है बात कि इफ़ द पैटर्न कैन नॉट बी डिटरमाइन रिलायबली SLM। और रेसिडुअल वैल्यू क्या है, द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल शुड बी एज्यूम टू 0 अनलेस, जब कमिटमेंट है बाय द थर्ड पार्टी टू परचेज एसेट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ और देयर इज एन एक्टिव मार्केट ऑफ द एसेट एंड रेसिडुअल वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू दैट बाय रेफरेंस टू दैट मार्क्ड। तो अगर कमिटमेंट है तो ठीक है, एक्टिव मार्केट है, एंड रेसिडुअल वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय रेफरेंस टू दैट मार्क्ड एंड इट इज़ प्रोबेबल दैट सच मार्केट विल एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट है और मेरे इंटेंजिबल एसेट खत्म होने के बाद भी इसका मार्केट रहेगा, ये बिकेगा, इस पर मेरे को कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, तो आपको फिर ले लेना चाहिए। अब रिव्यू ऑफ अमोर्टाइजेशन पीरियड एंड मेथड, द अमोर्टाइजेशन पीरियड एंड मेथड शुड बी रिव्यू एटलीस्ट ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो अमोर्टाइजेशन पीरियड और मेथड है ना, उसको ईच फाइनेंशियल ईयर में हमको जो है रिव्यू करना चाहिए। इफ़ द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, अगर हमारा जो है एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस एस्टिमेट, अगर हमारा जो है एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एस्टिमेट, अगर प्रीवियस एस्टिमेट से डिफरेंट है मेरा एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, द अमोर्टाइज पीरियड शुड बी चेंज अकॉर्डिंगली। अगर हमारा एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ अगर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है प्रीवियस एस्टिमेट से, द अमोर्टाइजेशन पीरियड शुड बी चेंज अकॉर्डिंगली। तो मेरा फिर अमोर्टाइजेशन पीरियड चेंज हो जाएगा, ठीक है। इफ देयर इज अ चेंज इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर चेंज इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न, देखो या तो तुम्हारी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ही चेंज होगी, ठीक है, ठीक है। चेंज इन द पैटर्न, अगर पैटर्न चेंज हुआ, यूजफुल लाइफ सेम ही हुए, या तो हो सकता है पैटर्न चेंज हो गया ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द एसेट, द अमोर्टाइजेशन पीरियड शुड बी चेंज टू रिफ्लेक्ट द पैटर्न, तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। इसलिए अमोर्टाइजेशन पीरियड का हमको रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि रिव्यू इसलिए करेंगे क्योंकि कुछ चेंज हो सकता है ना। अब इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, तो इंटेंजिबल एसेट शुड बी इम्पेयर्ड, तो इम्पेयर्ड इफ इट्स रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन द कैरिंग अमाउंट। तो अपन ने बोला ही था कि रिकवरेबल अमाउंट लेस देन कैरिंग अमाउंट है, तो इम्पेयरमेंट होगा। इन सच अ केस इम्पेयरमेंट लॉस इक्वल टू द रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज इन द P&L। तो उस केस में इम्पेयरमेंट लॉस इक्वल टू रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज इन द P&L। क्या बोला है कि इन सच अ केस इम्पेयरमेंट लॉस इक्वल टू द रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट, तो इम्पेयरमेंट लॉस इक्वल टू रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट, ठीक है। तो अब क्या बोला कि इंटेंजिबल एसेट इम्पेयर्ड होगा अगर उसका रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन द कैरिंग अमाउंट, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट से अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है तो इम्पेयरमेंट एसेट
इम्पेयर माना जाता है। इन सच केस इम्पेयरमेंट लॉस इक्वल टू रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज इन द पीएनएल, और बाकायदा उसको पीएनएल में ले जाएंगे। ठीक है, रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट की बात करें तो इंटेंजिबल एसेट शुड बी डी रिकॉग्नाइज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बैलेंस शीट इफ अगर वो डिस्पोज हो चुका है और कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं दे रहा है। तो गेन एंड लॉसेस अराइजेंस फ्रॉम रिटायरमेंट और डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल शुड बी रिकॉग्नाइज एज इनकम और एक्सपेंडिचर इन पीएनएल। तो क्या बोल के रखा है कि हमको जो गेन और लॉस अराइज फ्रॉम द रिटायरमेंट और डिस्पोजल, तो बोला है कि जो गेन और लॉस अराइज हो रहा है रिटायरमेंट से या डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल शुड बी रिकॉग्नाइज एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो वो भी अगर रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल है तो आपको जो है बाकायदा इनकम और एक्सपेंडिचर जैसे बुक करने का है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन द पीएनएल। चलो, डिस्क्लोजर की बात कर ली कि यूजफुल लाइफ क्या है, अमोर्टाइजेशन मेथड क्या है, किसका कितना यूजफुल लाइफ है। ठीक है, और इसका अपना जो है अमोर्टाइजेशन मेथड, ये इसका अमोर्टाइजेशन मेथड क्या है। ठीक है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है, अमोर्टाइजेशन है, नेट कैरिंग अमाउंट है। तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है, अमोर्टाइजेशन है, नेट कैरिंग अमाउंट है, इस तरीके से चलेगा। हमारा कैरिंग अमाउंट ग्रॉस में कितना है, अमोर्टाइजेशन है, नेट कैरिंग अमाउंट है, ये सब चलेगा आफ्टर द एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, इफ द अमोर्टाइजेशन पीरियड मोर देन 10 ईयर, तो रीजन कि भले ही तुम्हारा कि वाई द यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड इज मोर देन द 10 ईयर, कि मोर देन 10 ईयर कैसे भैया, तो वो रीजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंसेस, और R&D के एक्सपेंसेस अगर आपने एक्सपेंसेस बुक कर रहे हैं तो आपको वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यूजफुल लाइफ है, अमोर्टाइजेशन पीरियड है, ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी कि मेरी देखो इंटेंजिबल एसेट की ये यूजफुल लाइफ है, अमोर्टाइजेशन मेथड तुम्हारा WDV है कि SLM है। तो इस तरीके से हमने जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं कि डिस्क्लोजर में हमने बात कर ली है कि यूजफुल लाइफ है कि भैया 10 साल है, लेस देन 10 है, मोर देन 10 है। अगर मोर देन 10 है तो आपको फैक्ट भी बताना पड़ेगा कि रीज़न कि तुम्हारा ज़्यादा क्यों है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का अगर एक्सपेंडिचर बुक करा है तो ठीक है। यूजफुल लाइफ और अमोर्टाइजेशन मेथड, तो यूजफुल लाइफ और अमोर्टाइजेशन मेथड की बात कर ली हमने। और अगर ये इंटेंजिबल असेट को डी रिकॉग्नाइज शुड बी डी रिकॉग्नाइज, अगर वो डिस्पोज इफ़ इट इज़ डिस्पोज, अगर डिस्पोज हो चुका है और जो है फ्यूचर या तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, तो जो भी है आप पीएनएल अकाउंट में डाल दो। इम्पेयरमेंट भी होता है वो भी पीएनएल अकाउंट में डाल दो। रिव्यू करना पड़ता है, तो रिव्यू में अगर यूजफुल लाइफ चेंज हो गई तो ठीक है, यूजफुल लाइफ चेंज हो गई तो आपने वैसे एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अपना अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो यूजफुल लाइफ चेंज हो गई तो अमोर्टाइजेशन एडजस्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड पैटर्न भी चेंज हुआ है तो जो है अमोर्टाइजेशन मेथड आपको वैसे चेंज हो जाएगा। अमोर्टाइजेशन की बात करें तो 10 साल लेंगे, 10 साल से ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर बेटर हमारे पास हो तो, कुछ एविडेंस, सिग्निफिकेंट एविडेंस, कॉन्क्रीट एविडेंस हो तो। और फिर बात आती है कि असेट इकोनॉमिक बेनिफिट। तो असेट इकोनॉमिक बेनिफिट बोला के रखा है कि अगर सिंपल सी बात है कि अगर 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 असेट का इकोनॉमिक बेनिफिट अगर कंज्यूम बाय द इंटरप्राइज, अगर वो पैटर्न है तो अच्छी बात है, उस पैटर्न से डेप्रिसिएशन होगा, अदरवाइज तो एसएलएम मेथड तो है ही। और रेसिडुअल वैल्यू ऐसा तो नहीं होती, पर अगर मार्केट अगर थर्ड पार्टी ने कमिट करके रखा है या हमको पता है कि एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इसका मार्केट रहेगा तो हम उसको बुक कर लेंगे। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है, तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर तभी कैपिटलाइज होगा वही अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इससे मिल रहे हैं और कॉस्ट रिलायबिलिटी हम मेजर कर रहे हैं जो इनिशियल रिकॉग्निशन का था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में हमने समझ लिया था कि टेक्निकल फीजिबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई है, मेरे पास रिसोर्सेज भी है, वर्किंग मॉडल तक बन चुका है और असेट का बनाने का ही इंटेंशन है और उसकी मार्केटेबिलिटी भी है, वो प्रूव हो चुकी है सर्वे रिपोर्ट से। तो ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इधर अलग अलग बोल के रखा है, क्वेश्चन में एक दे के रखे तो कैपिटलाइज कर देना। अभी हम वो आगे और पढ़ लेंगे, पैरा 41 और पैरा 44 इस पे आएगा। रिसर्च फेज पीएनएल में आएगा, डेवलपमेंट फेज कैपिटलाइज हो जाएगा, उसके बाद वापस सब पीएनएल में आ जाएगा। इंटरनली जनरेटेड है तो नहीं होता है इस पर कोई वैल्यू। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो जो है रिलायबल मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्ट कम से कम रिलायबल मेजर होनी चाहिए ना, हमने ही बात करी थी। तो कॉस्ट रिलायबल मेजर होगी तभी वो इंटेंजिबल एसेट की क्राइटेरिया में आएगा, तो इसलिए दोनों नहीं आएंगे। गवर्नमेंट ग्रांटेड नॉमिनल वैल्यू पे बुक करेंगे, एमलगमेशन है तो भैया ठीक है फेयर वैल्यू पे बुक करेंगे। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ है तो जो भी एविडेंट है फेयर वैल्यू जो असेट मेरे को मिल रही है जो, या शेयर एंड सिक्योरिटी जारी है, या सेपरेट एक्विजिशन है तो सेपरेट एक्विजिशन है तो ऐसे केस में परचेज प्राइस, ठीक है, तो कॉस्ट होगा परचेज प्राइस और रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल ड्यूटी और एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर ये सब है। इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट होता है, ये कॉस्ट की हमने बात कर ली। अब यही है कि फॉलोइंग ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है तो कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर है या प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। तो फिर अपन ने बात करी थी कि ऐसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करना जिससे कोई इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करा नहीं पर प्रमोशन करा है हमने मार्केट का, तो ये हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं आते, स्टाफ ट्रेनिंग नहीं आता, प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो आइडेंटिफाइबल नहीं है, या प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर ये सब नहीं आता। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर राइट ऑफ करते हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो जाता है।
फिर अपन ने यही बात करी थी कि इंटेंजिबल एसेट क्या होता है कि भैया वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, कुछ मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। नॉन मॉनेटरी एसेट, सॉरी आइडेंटिफाइबल एसेट तो है, ठीक है, क्योंकि उसको सेल पे दे सकते हैं, रेंटल पे दे सकते हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उससे गेन कर सकते हैं, तो ये आइडेंटिफाइबल है। फिर ये नॉन मॉनेटरी एसेट होना चाहिए, अपन ने बात करी थी कि नॉन मॉनेटरी होना चाहिए, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है, और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं रहेगा इसका, ठीक है। तो जब पर अगर फिजिकल सब्सटेंस है तो वो भी इनसिग्निफिकेंट है, जैसे सॉफ्टवेयर में सीडी। और फिर हेल्ड फॉर यूज़, अगर ये हेल्ड फॉर यूज़ है फॉर प्रोडक्शन एंड सप्लाई सर्विस, उसमें हेल्ड होता है, या इसको रेंट पे दे सकते हैं, जैसे अपने चाय सुत्ता बार और टी लॉजी की बात करी, तो ये इंटेंजिबल एसेट है। और जिस पे एप्लीकेबल होता है, किस पे नहीं होता है, ये अपन ने बात करी कि गुडविल पे एप्लीकेबल होता है, परचेस गुडविल पे एस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर पे होता है, एडवर्टीजमेंट पे होता है, पर हैवी एक्सपेंडिचर आप प्रोडक्ट पे मत कर देने का, ट्रेनिंग पे होता है, पर स्टाफ ट्रेनिंग पे नहीं होता है। तो अब जो है इसके बेसिस पे अब हम करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सी AS26 इंटेंजिबल एसेट की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट हमें जो है क्वेश्चंस पे अगर हम बढ़े तो पहला क्वेश्चन है हमारा डेल इंटरनेशनल। अब हम जो है इसके क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ हम उसके कॉन्सेप्ट को भी रेफर करेंगे, ठीक है, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन, एक 1 सेकेंड, ओके, चलो। डेल इंटरनेशनल लिमिटेड इज डेवलपिंग न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, अच्छा ओके, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च, अच्छा नया प्रोडक्शन प्रोसेस है, द टोटल एक्सपेंडिचर जो है 40 लाख है, प्रोडक्शन प्रोसेस मीट द क्राइटेरिया। देखो अब क्या बोला है कि डेल इंटरनेशनल ने डेवलप करा है न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टोटल एक्सपेंडिचर न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस का 40 लाख है। प्रोडक्शन प्रोसेस ने मीट करा क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज इंटेंजिबल एसेट, तो क्राइटेरिया कब मीट करा, 1 दिसंबर 15 को मीट करा क्राइटेरिया रिकॉग्निशन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट, वो क्राइटेरिया मीट कर दिया। क्राइटेरिया क्या है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे और कॉस्ट रिलायबली मेजर हो रही है। एक्सपेंडिचर इंकर टिल डेट 16 लाख। अब फर्दर एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 17, तो अब डेवलप करा है प्रोडक्शन प्रोसेस, डेवलप करा है, सबसे पहले डेवलप आ सकता है, डेवलपिंग स्टेज, ठीक है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 16, टोटल एक्सपेंडिचर जो है हमने इंकर करे हैं 40 लाख। प्रोडक्शन प्रोसेस ने तो मीट कर लिया था, देखो अभी 15-16 की बात चल रही ना, तो 15-16 में जब वो दिसंबर 15 आया ना, तो दिसंबर 15 को तो मीट कर गया था, तब तक 16 लाख इंकर थे, ठीक है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वो टोटल अगर हम खर्चा देखें तो 40 लाख है, तो 40 लाख में से 16 लाख जो है वो 1 दिसंबर 15 या उसके पहले के हैं। फर्दर एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोसेस ऑन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 16-17 में जो है फर्दर एक्सपेंडिचर वो 70 लाख, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ नो हाउ इज एस्टिमेटेड टू बी, अच्छा रिकवरेबल अमाउंट 72 लाख है, तो इम्पेयरमेंट की बात आ सकती है। दिस इंक्लूड एस्टिमेट फ्यूचर, ठीक है, दिस इंक्लूड एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो एज वेल एज इनफ्लो, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू व्हाट इज द एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज टू PNL। अभी हमने बात करी थी कि रिसर्च वाला एक्सपेंडिचर PNL में जाएगा, डेवलपमेंट वाला कैपिटलाइज होगा और डेवलपमेंट के बाद PNL में जाएगा। तो कायदे से जो है व्हाट इज द एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज टू PNL फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो क्या बोला कि जब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मिल गया, जब हमको रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मिल गया, तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के बाद के जो खर्चे हैं वो कैपिटलाइज हो गए, उसके पहले के सब PNL में रहेंगे, ओके। तो प्रोडक्शन प्रोसेस ने मीट करा क्राइटेरिया, तो रिकॉग्निशन के पहले का जो है वो PNL में जाएगा, रिकॉग्निशन के बाद का कैपिटलाइज होगा। तो यही अगर हम देखें तो 16 लाख PNL में जाएगा, बचा हुआ कैपिटलाइज हो गया। तो कैरिंग अमाउंट, चलो 31/16 की कैरिंग अमाउंट तो निकाले हम, ठीक है, इसका कैरिंग अमाउंट तो निकाले, राइट। तो अब इसका कैरिंग अमाउंट क्या होगा, सबसे पहले कैरिंग अमाउंट इसका हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि इसका जो है पहले कोई सा खर्चा था कि इंटेंजिबल एसेट में, नहीं, ये तो अभी ही नया प्रोडक्शन प्रोसेस को डेवलप कर रहा है, तो कैरिंग अमाउंट इसका फिर 24 लाख हो जाएगा, तो इसलिए वो कैरिंग अमाउंट इसका 24 लाख हो जाएगा एज एट 31 मार्च एटलीस्ट, ठीक है। तो 24 लाख हो गया। अब व्हाट इज द एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज टू PNL एंडेड 31 मार्च 17, तो 31 मार्च 17 को कौन सा एक्सपेंडिचर जो है PNL में चला जाएगा। तो अगर हम बात करें तो कैरिंग अमाउंट हमारा 24 लाख आ गया, ठीक है। अब व्हाट इज द एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज टू PNL फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 17, तो अगर हम बात करें तो जो है 24 लैक्स हमारा तो कैपिटलाइज हुआ था, बाद में अगर देखा जाए तो फर्दर एक्सपेंडिचर भी 70 लाख लगे। तो अगर ऐसे देखा जाए अब 94 लाख है इसका, जो 94 लाख है बकायदा, ठीक है,
अब सिंस 94 लाख है और रिकवरेबल अमाउंट देकर रखा है। सी डेप्रीसिएशन, देखो रिकवरेबल अमाउंट और डेप्रीसिएशन हमको समझना पड़ेगा कि इसका रिकवरेबल अमाउंट अगर हमको देकर रखा है 62 लाख, तो कायदे से जो है इम्पेयरमेंट ही है पूरा का पूरा। जब हमको बुक कॉस्ट दे के रखी हो, रिकवरेबल दे के रखा है, सी हम बुक कॉस्ट से क्या आ जाते हैं, हम बुक कॉस्ट से फिर हम जाते हैं हमारी WDV से, WDV से जाते हैं हम नीचे और नीचे जाते हैं। तो बुक कॉस्ट से WDV हमारा डेप्रिसिएशन होता है, या हमको हम बोले अमोर्टाइजेशन होता है, और WDV से हम जब नीचे जाते हैं, जब हमारा जो कैरिंग वैल्यू है वो कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट, वो जो फर्क होता है, तो वो ही जो है हमारा इम्पेयरमेंट होता है। अब कायदे से इधर देखा जाए तो इधर ही बुक कॉस्ट इनकी कैरिंग अमाउंट है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर को इन्होंने जो है बुक कॉस्ट इनका 24 लाख 94 लाख है। अब हमको पता नहीं कि कितना साल का अमोर्टाइजेशन करना है, क्या है क्या नहीं करना, ये हमको कुछ भी नहीं पता। अगर हमको जैसे 10 साल का रहता या कुछ ऐसा रहता तो हम इसमें अमोर्टाइज करते रहते हमारी WDV आती, WDV के बाद हमारा रिकवरेबल अमाउंट हम माइनस करते हैं और फिर जो है बचा हुआ हम इम्पेयरमेंट पूछ लेते हैं। पर ये तो डायरेक्ट ये बोल रहे हैं कि कितना एक्सपेंडिचर PNL में चार्ज होगा, पर अब PNL में चार्ज होगा है तो डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट दोनों ही तो PNL में चार्ज होते हैं। सपोज करो 100 लाख का हमारा कॉस्ट है, ठीक है ना, 100 लाख का हमारा जैसे कि बुक कॉस्ट है, इसको ये कैरिंग अमाउंट मान रहे 100 लाख का कॉस्ट है, 80 इसकी WDV हो गई और फिर 60 का रिकवरेबल अमाउंट है। तो 100 में से 80 जो 20 है वो भी PNL में जाएगा, 80 माइनस 60, चलो 65, 80 माइनस 15 जो भी है ये 15 ये भी PNL में जाएगा, दोनों PNL में जाएंगे। तो या तो एक तरीका है कि 100 माइनस 65 ही कर दूँ मैं डायरेक्ट, अब 100 से 80 पे जा रहा हूँ, 80 से 65 पे जा रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन जब होगा तब की बात देख अलग है, जब हम अकाउंटिंग एंट्री कर रहे तो। पर अगर देखा जाए तो हमें जो है 100 में से 65 माइनस करना है। अब 100 में से 65 माइनस करके वो भी PNL में चले जाएगा, इसलिए जो रिकवरेबल अमाउंट उन्होंने डायरेक्ट देके रखा है, तो अपन ऐसा करते हैं कि तो हमने क्या किया कि हमारा जो 94 लाख है, 94 लाख में से हमने माइनस कर दिया, तो हमने माइनस करा क्या 62 रिकवरेबल अमाउंट है, 32 कायदे से डिफरेंस है PNL अकाउंट में चार्ज हो गया। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट एज एट 31 मार्च 2017, तो 31 मार्च 17 को कैरिंग वैल्यू क्या हो गई, तो कैरिंग वैल्यू तो वही है जो इसका रिकवरेबल अमाउंट है 62, ये 62 हो गया, ठीक है भैया, हो गया, इजी कैलकुलेशन था। अब फार्मा लिमिटेड, सबसे पहले इधर तो जो मैं एक तो PNL में जो बात डालनी है, तो ये बात डाली है कि देखो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन नहीं पूछा है, इम्पेयरमेंट डेप्रिसिएशन नहीं पूछा है, तो इम्पेयरमेंट डेप्रिसिएशन नहीं पूछा है, PNL में कितना जाएगा ये पूछा है, ठीक है। तो PNL में कितना जाएगा ये पूछा है, इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन नहीं पूछा है। तो देखा जाए तो इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन दोनों ही PNL में जाएंगे, तो बाइफर्केशन करने की ऐसी जरूरत तो नहीं पड़ी क्योंकि PNL का ही पूछ रहे हैं, एंड गोल तो दोनों का दोनों PNL में जा रहे हैं। चलो अपन हमारे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फार्मा कंपनी, ठीक है, ओके। फार्मा कंपनी ने स्पेंड करा, फार्मा कंपनी ने स्पेंड किया 33 लाख स्पेंड किया ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 17 ऑन अ रिसर्च प्रोजेक्ट टू डेवलप अ ड्रग टू ट्रीट एड्स। एक्सपर्ट आर ऑफ व्यू दैट इट मे टेक 4 years टू स्टेब्लिश वेदर द ड्रग विल बी इफेक्टिव और नॉट। तो ड्रग इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी, जिसमें 4 साल लग जाएंगे, ठीक है। और इवन इफ फाउंड इफेक्टिव इट टेक 2 or 3 years मोर टू प्रोड्यूस द मेडिसिन। तो चलो ठीक है, हमने सबसे पहले ये देखा कि ड्रग इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी। अगर ये इफेक्टिव है तो 2 या 3 साल और लग जाएंगे इसकी मेडिसिन को प्रोड्यूस करने में, विच कैन बी मार्केटेड, ठीक है। तो डेवलपमेंट द कंपनी वांट्स टू ट्रीट एक्सपेंडिचर एट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सही है ना, क्योंकि सही है, इंटायर एक्सपेंडिचर आपका इसका डेफर्ड रेवेन्यू नहीं, आपको बुक करना पड़ेगा, एज एन एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा, डेफर्ड रेवेन्यू नहीं। समझो क्या बोलना चाह रही है, ये बोलना चाह रहे हैं कि अकाउंटिंग ईयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, 4 साल लग जाएंगे एक इस्टेब्लिश करने में, ठीक है, कि ड्रग इफेक्टिव है कि भी नहीं है। मार्केटेबल बनाने में अगर ये चलो इफेक्टिव भी है तो 2 या 3 साल और लग जाएंगे उसको प्रोड्यूस करने में, जो कि मार्केटेबल हो पाए। तो अगर हम हमारा डेवलपमेंट फेज देखें, इसको अगर हम समझे तो पैरा 41 ऑफ एज 26 बोल रहा है, नो इंटेंजिबल एसेट अराइज फ्रॉम रिसर्च और फ्रॉम रिसर्च फेज ऑफ एन इंटरनल प्रोजेक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च शुड बी रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंस। कंपनी ट्रीट नहीं कर सकती एज एक्सपेंडिचर एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटायर अमाउंट जो है स्पेंड होगा रिसर्च प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो मेडिसिन रिसर्च चल रहा है, इंटायर 33 लाख स्पेंड हो गया रिसर्च प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो वो वैसे भी क्वेश्चन में बोल के रखा है ना डायरेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट, तो क्वेश्चन में जब रिसर्च प्रोजेक्ट ही बोल के रखा है तो बात ही खत्म है।
ठीक है। तो रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है और हमने जैसे कि हमारे नोट्स में भी यही बोला था कि पैरा 41 आएगा और ये पैरा 41 की बात इन्होंने कर ली। सी डेवलपमेंट फेज होगा तो उसका पैरा 44 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में रिसर्च प्रोजेक्ट था, रिसर्च एंड प्रोजेक्ट का हमने वो पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट भी इधर कॉपी कर लिया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट डेवलप करा है तो रिसर्च प्रोजेक्ट टू डेवलप अ ड्रग। तो रिसर्च प्रोजेक्ट है टू डेवलप अ ड्रग, हमको ड्रग डेवलप करना है तो हमको एक रिसर्च करनी पड़ेगी और 4 साल तो ये लगेंगे कि इफेक्टिव है कि नहीं है, बाकी जो है 3 साल तो हमको प्रोड्यूस करने में लगेगा जो मार्केट हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखें तो स्विफ्ट लिमिटेड ने पेटेंट एक्वायर करा है 80 लाख का। तो स्विफ्ट लिमिटेड ने पेटेंट एक्वायर करा है 80 लाख का फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर एंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज ऑल्सो 5 ईयर। तो स्विफ्ट लिमिटेड ने पेटेंट एक्वायर करा है 80 लाख का फॉर 5 ईयर और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ही 5 ईयर की। सी लाइफ साइकिल 5 साल की पहले SLM देख रखा है। चेक करते हैं कि फर्दर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। द कंपनी कैपिटलाइज द कॉस्ट एंड स्टार्टेड अमोर्टाइजिंग द एसेट 10 लाख पर एनम। ठीक है, तो कंपनी कैपिटलाइज द कॉस्ट एंड स्टार्टेड अमोर्टाइजिंग द एसेट 10 लाख पर एनम। 10 लाख अमोर्टाइज करना चालू कर दिया पर एनम। सो क्या था कि स्विफ्ट लिमिटेड ने पेटेंट एक्वायर करा 80 लाख का। अब जब 80 लाख का पेटेंट उसने एक्वायर करा है और 5 साल का पेटेंट है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी 5 साल की है। ठीक है, कंपनी कैपिटलाइज द कॉस्ट, पेटेंट पे तो लगता है, कंपनी ने कैपिटलाइज करी कॉस्ट को, स्टार्टेड अमोर्टाइजिंग 10 लाख पर एनम। तो ये तो 8 साल तक जा रहा है, 5 साल की लाइफ साइकिल है तो ये तो 8 साल तक जा रहा है। चलो देखते हैं। आफ्टर 2 ईयर इट वॉज फाउंड दैट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंटिन्यू फॉर अनदर 5 ईयर्स। तो 10-10 लाख चालू करा, 2 साल बाद उसको लग रहा है, तो 10-10 लाख चालू करा मतलब कि 60 लाख जब हुआ तो उसको लग रहा है कि अनदर 5 ईयर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंटिन्यू फॉर अनदर 5 ईयर्स, मतलब कि नेक्स्ट 7 ईयर्स तक और जा सकता है, क्योंकि 5 साल की थी, नेक्स्ट 7 ईयर तक और जा सकता है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोडक्ट ड्यूरिंग दीज 5 ईयर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 36 लाख, 46, 44, 40, 34। ये नेट कैश फ्लो है। तो सी अब फाइंड आउट द अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ पेटेंट। तो मुझे बताओ कि अगर इधर हम अगर बात करें, पहले ये 2 साल से चल रहा था इनका। ठीक है, पहले तो 5 साल का था इनका, 5 साल का पीरियड था और अमोर्टाइज करे थे 10-10 लाख पर एनम। ठीक है, अब कैपिटलाइज कर रहा होगा 10-10 लाख पर एनम, तो 10 लाख पर एनम तो ये 8 साल तक जा रहा है, तो 8 साल तक जा रहा होगा, इस बेसिस पे जा रहा होगा कि भैया सिग्निफिकेंट एविडेंस है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट एविडेंस होगा कंपनी के पास, ये एज्यूम करके रखा होगा। ठीक है ना, तो सिग्निफिकेंट एविडेंस होगा कि ये 5 साल से ज़्यादा भी चल पाएगा। ठीक है ना, तो हो सकता है ना सिग्निफिकेंट एविडेंस, तो सिग्निफिकेंट एविडेंस हो सकता है कि यूजफुल लाइफ मोर देन 10 ईयर है। ठीक है, बट क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंट एविडेंस की अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंट एविडेंस तो ऐसा कुछ दे के नहीं रखा है क्वेश्चन में कि अच्छा 5 साल से ज़्यादा है क्या। वो वैसे भी अगर सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं दे के रखा है वो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो खुद ही बोल रहा है जब 5 साल है तो सिग्निफिकेंट एविडेंस क्यों देख रहे हैं हम, जो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है 5 साल है। तो 5 साल जब क्वेश्चन बोल रहा है तो 10-10 लाख से क्यों कर रहे हैं, 10-10 लाख से इसलिए कर रहे होंगे, वाई 8 ईयर्स, ये इसलिए कर रहे होंगे ये मानते हुए कि ये इकोनॉमिक बेनिफिट के हिसाब से चल रहा है। तो देखो तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो जब स्विफ्ट लिमिटेड ने अमोर्टाइज किया 10 लाख पर एनम फर्स्ट 2 ईयर, रिमेनिंग कैरिंग कॉस्ट कैन बी अमोर्टाइज ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेट कैश फ्लोस। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। अब अमोर्टाइजेशन उन्होंने बचा हुआ नेट कैश फ्लो के हिसाब से कर लिया। पर देखो अगर हम देखें तो ये एज्यूम करा है ये 10-10 लाख जो आ रहा है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि भैया पीरियड तो 5 साल है, 5 साल से ज़्यादा क्यों है। ठीक है, पीरियड तो 5 साल है, 5 साल से ज़्यादा क्यों वो कर रहे हैं चार्ज। तो मुझे ये बोलना है कि अगर 5 साल है हमारा अमोर्टाइजेशन तो 5 साल से बियॉन्ड जा सकते हैं। अगर यूजफुल लाइफ 5 साल से, देखो ये तो वैसे सिर्फ सेकेंडरी है। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा फ्यूचर कैश फ्लोज जो है या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है, मैंने एक पेटेंट एक्वायर करा है, उससे जो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा और उससे जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट 5 साल से ज़्यादा जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 साल तो मेरा वैसे भी प्रायोरिटी पे नहीं है। ठीक है, तो 5 साल तो वैसे भी प्रायोरिटी पे नहीं है, 5 साल से ऊपर जाएगा तो बाकायदा मैं डेप्रिसिएशन करूँगा। पर हाँ, अगर 10 साल से ऊपर जा रहा है तो ऐसे केस में मेरे पास सिग्निफिकेंस एविडेंस होना चाहिए। तो 5 साल तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि SLM से करना तो वैसे भी सेकेंड ऑप्शन है। तो SLM से करना जो है हमारा सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, तो SLM से करना वैसे भी हमारा सेकंड ऑप्शन है। ठीक है,
तो अब 10-10 लाख चला तो कोई दिक्कत नहीं है, 80 लाख का 60 लाख हो गया। अब 60 लाख जो है अब उसका बेटर तरीके से हमको मिल रहा है, बेटर तरीके से जो है नेट कैश फ्लो एविडेंट हो रहे हैं, तो अमोटाइजेशन मेथड उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया। क्योंकि हमने बोला था ना कि एक अगर कभी सिग्निफिकेंट अगर हमारा पैटर्न ऑफ कैश फ्लो में चेंज हो जाए, ये पैटर्न ऑफ कैश फ्लो में चेंज हो गया है, तो समझो पैटर्न ऑफ कैश फ्लो में कैसे चेंज हुआ है कि 36 लाख डिवाइड बाय जो है 36 लाख डिवाइड बाय अगर हम देखें तो 36 लाख प्लस 46 प्लस 44 प्लस 40 प्लस 34, तो डिवाइड इक्वल टू, ठीक है, और 36 लाख इंटू करा तो आया हमारा 0.180। तो ये अमोटाइजेशन रेशियो हो गया, ठीक है। तो 2 साल बाद समझ में आया कि अगले 5 साल तक जाएगा ये, तो ठीक है। तो क्या बोला इसमें कि आफ्टर 2 ईयर इट वॉज फाउंड दैट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंटिन्यू फॉर अनदर 5 ईयर। तो ये अनदर 5 ईयर्स जो है, ये अनदर 5 ईयर 5 + 5 नहीं है, 2 + 5 है, ठीक है। तो अनदर 5 ईयर्स है, 2 + 5 है, 5 + 5 नहीं है ये। तो जो मैंने बोला था कि 5 + 5 है, नहीं, ये 5 + 5 नहीं है, ये 2 + 5 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये देखना पड़ेगा कि 2 + 5 है और 5 + 5 नहीं है। तो अगले जो हमारे साल थे, ठीक है, 3, 4, 5, 6 जो भी है, तो जो भी साल थे हमारे अगले, तो इसका हमने ऐसे कैलकुलेशन करा, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस 5 ईयर्स जो है 36, 46, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, 36, 46, 44, 40 और 34 ऐसा चल रहा था। तो शायद लास्ट ईयर का इन्होंने इधर लेकर आया, ठीक है। सो 7 ईयर्स का हो गया, ठीक है। इट मे बी सीन फ्रॉम द थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स दैट द बैलेंस that the balance of carrying amount if 60 lakh has been amortized in the ratio of net cash flows। तो जो अमोटाइजेशन रेशियो है, भाई ये देख लेते हैं कि अमोटाइजेशन रेशियो कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो वही बात है कि अमोटाइजेशन रेशियो तो हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर भी 1-2 साल का हम करके देख लेते हैं। 36 + 46 + 44 + 40 + 34, ठीक है, डिवाइड इक्वल टू इंटू अब आया हमारा 36, ये है 0.180। फिर आया हमारा 46, ये आया 0.23, 44, ये आया 0.22। तो इस तरीके से जो है हमारा जो अमोटाइज अमाउंट है, जो हमारा 60 लाख है, तो 60 लाख जो है हमारा 0.180 से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 10,80,000। तो इस तरीके से हमारा अमोटाइजेशन अमाउंट है, ठीक है। अब आती बात ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 की, 4 इलस्ट्रेशन है, ठीक है। फिर पीएम में शायद 2 इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन 4 में एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हैं टू डेवलप एंड प्रोड्यूस अ रूटीन, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर इंकर्ड कॉस्ट टू डेवलप एंड प्रोड्यूस अ रूटीन लो रिस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। तब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर इंकर करे टू डेवलप मतलब रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो एक डिटेल प्रोग्राम बनाया, डिज़ाइन बनाया, तो रिसर्च चल रहा है, कोडिंग टेस्टिंग चल रही है, अदर कोडिंग कॉस्ट है, जो भी है टेस्टिंग कॉस्ट है, प्रोडक्ट मास्टर फॉर ट्रेनिंग मटेरियल डुप्लीकेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ठीक है, सबसे पहले तो हमने एक कंप्लीशन करा, डिटेल्ड प्रोग्राम और एक डिज़ाइन, ठीक है, बनाया, कोडिंग टेस्टिंग चालू हुई, अदर कोडिंग। देखो प्लानिंग की बात करें, क्योंकि एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज ना, गेनिंग साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। तो हमने ये गेन करा नॉलेज और एक प्रोग्राम बना दिया, डिज़ाइन बना दिया। अब कोडिंग टेस्टिंग चल रही है, अदर कोडिंग कॉस्ट चल रही है, टेस्टिंग कॉस्ट है, प्रोडक्ट मास्टर फॉर ट्रेनिंग मटेरियल, डुप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ट्रेनिंग मटेरियल फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर 2000 यूनिट और पैकिंग करे प्रोडक्ट 1000 यूनिट। कितना कैपिटलाइज करना चाहिए, अब इधर आया कितना कैपिटलाइज करना चाहिए, इधर आया पैरा 44। तो अब इधर हम अगर बात करें तो एक डिटेल प्रोग्राम और डिज़ाइन बन चुका है। पैरा 44, कॉस्ट इंकर्ड इन क्रिएटिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट शुड बी चार्ज टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जब बना रहे हो तो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो बनती बात है, तो पैरा 44 कॉस्ट इंकर्ड इन क्रिएटिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शुड बी चार्ज टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस व्हेन इंकर अनटिल टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी या एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एस्टैब्लिश नहीं होता। तो एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मतलब कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमको मिल रहा है और कॉस्ट में रिलायबली मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया तो इस्टेब्लिश हो गया जब एक डिटेल्ड प्रोग्राम डिज़ाइन या वर्किंग मॉडल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इन दिस केस तब तक का जो एक्सपेंडिचर है, तब तक का एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंस बुक करो, ठीक है। तो डिटेल्ड प्रोग्राम डिज़ाइन और वर्किंग मॉडल, तो वर्किंग मॉडल कब बना, जब से कोडिंग और टेस्टिंग कर दी, ठीक है। तो 25,000 ऑन कंप्लीशन ऑफ डिटेल्ड प्रोग्राम डिज़ाइन एंड 20,000 फॉर कोडिंग एंड टेस्टिंग टू स्टैब्लिश टेक्निकल फिजिबिलिटी, ठीक है। एक टेक्निकल फिजिबिलिटी को स्टैब्लिश करा,
ठीक है, टू स्टैब्लिश द टेक्निकल फिजिबिलिटी एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी के लिए हमको कोडिंग टेस्टिंग तो करनी पड़ती है, ठीक है। ये अदर कोडिंग ये सब तो चलता रहता है, पर एक प्रिलिमिनरी कोडिंग एंड टेस्टिंग हमने खत्म करी, ठीक है। तो 20,000 जो है इसका ये बोल सकते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रिलिमिनरी कोडिंग टेस्टिंग, ठीक है। तो स्टैब्लिश अपॉन, ठीक है, तो स्टैब्लिश अपॉन कंप्लीशन ऑफ डिटेल प्रोग्राम डिज़ाइन, एक डिटेल प्रोग्राम डिज़ाइन जो है एक बनाया, कंप्लीशन ऑन डिटेल प्रोग्राम डिज़ाइन और क्रिएशन ऑफ वर्किंग मॉडल। तो वर्किंग मॉडल तो कब क्रिएट हो गया, 45,000 में तो वर्किंग मॉडल हमारा क्रिएट हो गया, वो एक्सपेंडिचर है। अब जो है कोडिंग टेस्टिंग उसके बाद से जो है हमारा डेवलपमेंट फेज चालू हुआ है। तो जो 45,000 जो है हमारा 42,000, 12,000 और 13,000 ये है प्रोडक्ट मास्टर्स, ये हमारा जो है कैपिटलाइज हो जाएगा। फिर वही आती है बात कि डुप्लीकेशन एंड पैकिंग इज़ नॉट अ डेवलपिंग चार्ज, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो क्या बोला है इसमें कि कॉस्ट इंकर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अंटिल व्हेन द टाइम व्हेन प्रोडक्ट कॉस्ट आर इंकर्ड, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, आर इंकर्ड आर कैपिटलाइज एज सॉफ्टवेयर कॉस्ट। तो ये हमारी बात आ गई कि जो अगर हम देखें तो बाइफरकेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट कॉस्ट। ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कॉस्ट होती है वो बाइफरकेट होती है फ्रॉम प्रोडक्ट कॉस्ट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है, बाइफरकेटेड, ठीक है, बाइफरकेटेड फ्रॉम प्रोडक्ट कॉस्ट। एक प्रोडक्ट कॉस्ट होती है जिसमें कुछ रिसर्च कॉस्ट होता है और बचा हुआ डेवलपमेंट कॉस्ट होता है। तो क्या लिखा हुआ है, और नोट दैट डुप्लीकेशन एंड पैकेजिंग इज नॉट अ प्रोडक्ट कॉस्ट। बाकायदा अपने हमारे नोट्स को भी हमने अमेंड कर दिया। तो जो क्या बोला इसमें कि इन दिस केस 45,000 जो है हमने एक्सपेंडिचर बुक करा, 25,000 फॉर कंप्लीशन ऑफ डिटेल प्रोग्राम, 20,000 कोडिंग डिकोडिंग के कॉस्ट इंकर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी। तो कॉस्ट इंकर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी, ठीक है। तो कॉस्ट इंकर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अंटिल द टाइम। तो कॉस्ट जो इंकर करा है, ठीक है, तो कॉस्ट इंकर करा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी और एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ठीक है, अंटिल द टाइम। तो टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी जब इस्टेब्लिश हुआ, एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जब भी हमारा मैच हुआ, उसके बाद से जो है अंटिल द टाइम व्हेन प्रोडक्ट कॉस्ट आर इंकर्ड, वो कैपिटलाइज होगा ऐसा सॉफ्टवेयर कॉस्ट, ये बाकायदा कैपिटलाइज हुआ। उसके बाद जो है ये डुप्लीकेशन और पैकेजिंग कॉस्ट, ये प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है। तो ये जो हमने बात करी थी कि आफ्टर डेवलपमेंट कॉस्ट वापस पीएनएल में चले जाएगा, तो ये बात यही है, इसको जस्टिफाई करा है कि डेवलपमेंट करने के बाद जो है कॉस्ट वापस जो है पीएनएल में चले जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर जो कॉस्ट जो भी लग रही है वो पीएनएल में चले जाएगा। तो इस तरीके से जो हमने स्टडी मटेरियल ओवर किया, अब हम जो है हमारे प्रैक्टिस मैनुअल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम हमारे प्रैक्टिस मैनुअल की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो प्रैक्टिस मैनुअल में देखा जाए तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर AS 26 का देखा जाए तो सिर्फ 3 क्वेश्चन है। तो कंपनी ने स्पेंड किया 45 लाख फॉर पब्लिसिटी एंड रिसर्च एक्सपेंडिचर वन ऑफ इट्स न्यू कंज्यूमर प्रोडक्ट विच इज़ मार्केटेड इन द अकाउंटिंग ईयर बट प्रूव टू बी फेलियर। तो एक स्पेंड किया 45 लाख पब्लिसिटी एंड रिसर्च एक्सपेंडिचर में ऑन वन ऑफ इट्स न्यू कंज्यूमर प्रोडक्ट, एक नए प्रोडक्ट पे वो, ठीक है, एक्सपेंडिचर चल रहा था और पब्लिसिटी रिसर्च एक्सपेंसेस चल रहा था। मार्केटेड इन द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, विच वॉज मार्केटेड। तो कंपनी ने स्पेंड किया पब्लिसिटी एंड रिसर्च एक्सपेंसेस ऑन वन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट विच वॉज मार्केटेड इन द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर 16-17 में उसको मार्केट करा गया था, ठीक है, मार्केटेड इन द अकाउंटिंग ईयर 16-17 बाकायदा उसको खर्चा किया था, बट प्रूव टू बी अ फेलियर। जब फेलियर हो गया तो ऐसा खर्चा जिससे जब इंटेंजिबल एसेट एक्वायर ही नहीं हुई है, इंटेंजिबल एसेट का क्रिएशन ही नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में जो है बेटर है कि इसको डाल दो पीएनएल में। तो कोई रिलेटेड, देखो सबसे पहले रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ही स्टैब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या बोला कि कंपनी ने स्पेंड किया पब्लिसिटी रिसर्च एक्सपेंडिचर वो प्रूव टू बी फेलियर, इट इज क्लियर दैट फर्दर देयर विल बी नो रिलेटेड फर्दर रेवेन्यू और बेनिफिट फेलियर ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली कंपनी को पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर देना चाहिए, ठीक है। तो कोई मार्केटेबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। तो मार्केटेबिलिटी सबसे पहले मार्केटेबिलिटी भी क्रिएट नहीं हुई। तो पब्लिसिटी एंड रिसर्च एक्सपेंडिचर फॉर न्यू प्रोडक्ट विच वॉज मार्केटेड बट प्रूव टू बी फेलियर, इज क्लियर that in future there will be no related further revenue and benefit because of failure of the प्रोडक्ट फेलियर है, कुछ भी नहीं मिलेगा इससे, ठीक है। एंड इन अकॉर्डेंस टू पैरा 41, तो इन अकॉर्डेंस टू पैरा 41 टू 43, तो पैरा 41 टू 43 करते हुए ये पब्लिसिटी एंड रिसर्च फेज को भी इन्होंने इधर ही मान लिया कि पब्लिसिटी एंड रिसर्च फेज करते हुए इन्होंने पैरा 41 लगा दिया एंड बोला कि कंपनी को जो है ये पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेना चाहिए, ठीक। अब
आती है बात हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 98, कंपनी का टर्नओवर है 250 करोड़ का, एक एडवर्टीजमेंट बजट है 2 करोड़ का, ठीक है, मार्केटिंग कई नई प्रोडक्ट की। इट वॉज एस्टिमेटेड कंपनी वुड हैव टर्नओवर 25 करोड़ फॉर द न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। कंपनी ने डेबिट किया P&L द टोटल एक्सपेंडिचर 2 करोड़, इंकर्ड ऑन एक्सपेंडिचर एक्सटेंसिव स्पेशल इनिशियल एडवर्टीजमेंट कैंपेन। तो देखो ऊपर भी जो हमने खर्चा करा था, ठीक है, तो उधर भी जो है प्रोडक्ट बनने से फेल हो गया, ठीक है, मार्केटिंग करी थी वो एक फेल हो गया, फेल प्रोडक्ट निकला। इधर भी ऐसा ही है कि इधर जो है बजट करा है 2 करोड़ का खर्चा करा है फॉर मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, इधर भी मार्केटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट है। और इट वॉज एस्टिमेटेड दैट कंपनी वुड हैव अ टर्नओवर और 25 करोड़ फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट। देखो उधर पब्लिसिटी एंड रिसर्च बोल दिया तो उधर रिसर्च का इंफेसिस आ गया, इससे उधर पैरा 41 लगा लिया। इधर अगर हम बात करें दोनों के खर्चे में अंतर क्या है, दोनों के खर्चे में अंतर ये है कि पब्लिसिटी और रिसर्च एक्सपेंडिचर जो 45 लाख लगाया है वो पब्लिसिटी एंड रिसर्च एक्सपेंडिचर है, 45 लगाया है नए प्रोडक्ट पे, ठीक है, और वो फेलियर निकल गया। इधर भी जो है 2 करोड़ का जो हमने पब्लिसिटी एक्सपेंडिचर लगाया है और इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द कंपनी वुड हैव अ टर्नओवर 25 करोड़ फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट, और नए प्रोडक्ट से 25 करोड़ का टर्नओवर आ जाएगा। कंपनी ने डेबिट किया P&L अकाउंट में टोटल एक्सपेंडिचर 2 करोड़। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो अब देखो पब्लिसिटी एंड रिसर्च एक्सपेंडिचर है तो पैरा 41 लगा दिया, पब्लिसिटी एंड रिसर्च एक्सपेंडिचर था तो पैरा 41 लगा दिया। ये एडवर्टीजमेंट चल रहा है तो पैरा इन्होंने 55 एंड 56 लगा दिया। इधर जो बात आती है इधर, तो इधर पैरा 55 और 56 लगा दिया कि एक्सपेंडिचर करा है इंटेंजिबल आइटम में, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन एन इंटेंजिबल आइटम शुड बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल आइटम शुड बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंसेस व्हेन इट इज इंकर्ड, जब वो इंकर होता है, अनलेस इट इज फॉर्म ऑफ पार्ट, जब कॉस्ट का पार्ट नहीं तो एक्सपेंडिचर बुक करेंगे। एडवर्टीजमेंट 2 करोड़ का किया फॉर मार्केटिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, तो एडवर्टीजमेंट जो है हमने 2 करोड़ का किया फॉर मार्केटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट विच में प्रोवाइड फर्दर इकोनॉमिक बेनिफिट टू एन इंटरप्राइज बाय हैविंग टर्नओवर 25 करोड़, हैंस नो इंटेंजिबल एसेट और अदर एसेट इज एक्वायर्ड। जब आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो देखो अगर आपने पेटेंट एक्वायर करा हो समझ में आता है, ठीक है, कुछ इंटेंजिबल एसेट का एग्जिस्टेंस है, ठीक है, पर कोई इंटेंजिबल एसेट और अदर एसेट को एक्वायर ही नहीं करा है जिसको हम रिकॉग्नाइज कर पाए, ठीक है। तो जब इसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं तो उसको कैसे बुक करें, तो हैंस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय कंपनी बाय डेबिटिंग द इंटायर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज करेक्ट। और यही था कि इधर भी अगर हम देखें तो हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को तो इधर यही माना है, और इधर 45, 55 और 56 लगा दिया हैवी मार्केटिंग एक्सपेंडिचर करके, ठीक है। और यही हमने एक्सट्रैक्ट इधर भी लिया था कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर टेकन अप फॉर मार्केटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, तो कोई इंटेंजिबल और अदर एसेट कोई एक्वायर और क्रिएट नहीं हुई है, तो उसको फिर सही करा। तीसरा क्वेश्चन है कि ये लास्ट क्वेश्चन है, ये तो इजी होगा। यूके इंटरनेशनल लिमिटेड है, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 16, ठीक है। तो 31 मार्च 16 तक टोटल जो खर्चा है वो है हमारा 50 लाख। प्रोसेस मीट द क्राइटेरिया ऑफ रिकॉग्निशन 1 दिसंबर को वापस ये रिपीट हो गया है। एक्सपेंडिचर इंकर करा है टिल डेट 22 लाख, तो 50 में से 22 माइनस करो तो ये तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जब इस्टेब्लिश हुआ है, देखो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया प्रोसेस मीट द क्राइटेरिया, ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया याद आ रहा हो, ये डेवलपमेंट फेज अब चालू हुआ है, तो 50 में से 22 माइनस करो तो 28 लाख हमारा डेवलपमेंट वाला फेज है, ठीक है। तो हमारा जो है P&L अकाउंट में तो 22 लाख चले जाएगा, बचा हुआ 28 लाख हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में चले जाएगा, ठीक है। तो बचा हुआ 28 लाख हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में चले जाएगा, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट है एट अ कॉस्ट ऑफ 28 लाख, तो इंटेंजिबल एसेट एट अ कॉस्ट ऑफ 28 लाख, ठीक है। बचा हुआ 28 लाख जो है 31 मार्च 2016 और 22 लाख है वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा एज एन एक्सपेंसेस। चलो ये हमारा इतना P&L में चले जाएगा। फिर बात आती है कि फर्दर एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल ईयर वॉज 80 लाख, तो फर्दर एक्सपेंडिचर करें 80 लाख के, तो 28 प्लस 80 108, ठीक है। और रिकवरेबल अमाउंट है 72, तो वही है 108 माइनस 72, यही पूछ लिया होगा P&L में कितना जाएगा, अमाउंट चार्जेस टू P&L, तो P&L में कितना जाएगा 36 लाख, क्योंकि P&L पूछा है, डेप्रिसिएशन अमोटाइजेशन या अमोटाइजेशन और इम्पेयरमेंट तो पूछा नहीं, 36 लाख P&L में चले जाएगा। तो कैरिंग वैल्यू क्या है, कैरिंग वैल्यू यही है रिकवरेबल अमाउंट 72, तो जो है 100 लाख में से आप जो है 108 लाख में से जो आप है 36 लाख माइनस कर दो तो आ जाएगा कैरिंग अमाउंट 31 दिन 17 का। तो इस तरीके से हमने जो है
AS26 भी ओवर किया है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा AS28 का, तो हम AS28 फिर हम आपके साथ करेंगे, ठीक है। तो टिल देन गुड डे, प्रिपेयर वेल, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।